हेलो, वेलकम टू एबीसीडी ऑफ आयुर्वेदा। तो आज हम रचना शारीर के एक छोटे से टॉपिक केश दंत नख शारीर के बारे में पढ़ेंगे, जो अक्सर एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि केश दंत नख ये किसके मल है और किसका उपधातु है। उसके बाद पंचभौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें कौन से महाभूत की अधिकता होती है, कौन से महाभूत से बने हुए रहते हैं, और उसके बाद इनका स्वभाव क्या है, इनकी उत्पत्ति किससे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आचार्य शारंगधर ने बताया है कि जो नख और रोम है, नख और रोम को अस्थि धातु का मल कहा गया है। मतलब नख और रोम की उत्पत्ति जो है वो अस्थि धातु से मल के रूप में होती है। उसके बाद उन्होंने कफ को, जो कफ दोष होता है उसको जल धातु का मल बताया है। जो पित्त होता है उसको रक्त धातु का मल, कर्णवीट और नासामल को मांस धातु का, कर्णवीट, वीट मतलब मल, तो कर्ण का जो मल है और जो नासा मल है उसको मांस धातु का मल बताया है। श्वेद जो है वो मेद धातु का मल बताया है। नख और रोम जैसा कि बताया गया अस्थि धातु का मल बोला है। नेत्रमल मतलब आइज का जो मल होता है वो मज्जा धातु का मल बताया गया है। तो कफ रस धातु का मल है, पित्त रक्त धातु का, कर्णवीट और नासामल मांस धातु का, श्वेद मेद धातु का, नख और रोम अस्थि धातु का, नेत्रमल किसका होता है, मज्जा धातु का। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो युवान पीढ़ी का है, मतलब एडल्ट स्टेज में जो चेंजेस आते हैं फेस पे या फिर बॉडी पे, एक्ने वगैरह, उनको शुक्र धातु का मल बताया गया है। अब हम बात करेंगे उपधातु के बारे में कि केश और दंत ये किसकी उपधातु है। तो आचार्य सारंगधर के अनुसार जो शीर है, शीर वो किसकी उपधातु है, रस की। जो रज है वो किसकी उपधातु है, रक्त की। वसा मांस की उपधातु है। श्वेत किसकी उपधातु है, मेद की। दंत किसकी उपधातु है, अस्थि की। दंत किसकी उपधातु है, अस्थि की। केश किसकी उपधातु है, मज्जा की। और ओज है शुक्र की उपधातु। तो हमें यहाँ पे किसका काम है, दंत और केश का याद रखना है। दंत है अस्थि धातु की उपधातु और केश किसकी उपधातु है, मज्जा की। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे पंचभौतिक स्वरूप। हम सब ने पढ़ा है पंचभौतिक सिद्धांत क्या है, सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। मतलब कि सभी द्रव्य जो है, सभी द्रव्य वो पंच महाभूतों से, सभी द्रव्य जो होते हैं वो पंच महाभूतों के समूह से बने हुए रहते हैं, जिसमें कुछ महाभूत प्रधान होते हैं और शेष अन्य महाभूत जो है वो अप्रधान रूप से उसमें उपस्थित रहते हैं। किसी एक महाभूत की प्रधानता होती है जिसके बेसिस पे उसका टेक्सचर वो सब डिसाइड होता है। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि जो मेद धातु है उसमें पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। जो अस्थि धातु है वो पृथ्वी और वायु महाभूत की उसमें प्रधानता होती है। मज्जा धातु में जल महाभूत की प्रधानता होती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो दंत है वो अस्थि धातु का क्या है, उपधातु, और जो नख है वो अस्थि धातु का क्या है, मल। तो दंत अस्थि धातु के अंदर पृथ्वी और वायु महाभूत की अधिकता है, तो दंत और नख के अंदर भी कौन से महाभूत की अधिकता होगी, पृथ्वी और वायु महाभूत की। जैसा कि हमने देखा कि जो केश है वो मज्जा धातु की उपधातु है, तो मज्जा के अंदर जल महाभूत की प्रधानता होती है। तो वैसे ही केश के अंदर कौन से महाभूत की प्रधानता होगी, जल महाभूत की। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्वभाव। तो आचार्य चरक ने केश नख दंत इन सबको कौन सा भाव माना है, इन सबको माना है पितृज भाव। पितृज भाव मतलब कि जैसे कि कोई भी गर्भ की उत्पत्ति होती है तो माता और पिता दोनों से होती है। तो गर्भ के अंदर कुछ अवयव ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति पिता से होती है, तो उन्हें बोलते हैं हम पितृज भाव। तो केश नख दंत ये तीनों क्या है, पितृज भाव। इनकी उत्पत्ति किससे होती है, पिता से। टोटल पितृज भाव कितने होते हैं, कुल मिलाकर के 10, वो आपको याद रखना है। केश, श्मश्रु, नख, रोम, दंत, अस्थि, सीरा, स्नायु, धमनी और वीर्य। ठीक है, टोटल 10 पितृज भाव है, वो आपको याद रखना है। ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है।